सो हेलो एंड वेलकम क्लास। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास। और आज पढ़ेंगे हम क्लास मतलब वेक्टर पढ़ेंगे। हम लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिए थे? हमने ये देख लिया था कि अगर दो वेक्टर हैं, हमने देख लिया था कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनका अगर रिजल्टेंट निकाला जाए एडिशन का, तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और दोनों के बीच का एंगल निकालना अपन ने सीख लिया था, ये लास्ट क्लास में हो गया था। इससे आगे की कहानी आज देखनी थी। हाँ भैया आराम भाई, सही बात है। तो यहाँ पर हमने एक तो जीरो एंगल के लिए देख लिया था, 180 के लिए देख लिया था। हमने देखा था जीरो एंगल में अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे सिंपली, अगर अपोजिट में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ या ना? और 90 डिग्री पर है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ऐसी बात कर ली थी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यदि कितने केस हो गए थे, दो तीन, इसको नंबर लिखा है क्या कुछ? कोई बात नहीं, हम ऐसे स्टार लगा देते हैं। इफ अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, ये क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू बी, क्या ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर लिखा है? क्या लिखा है? ए इज इक्वल टू बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर ऐसा है तो जो आर है वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा। बच्चे समझदार हैं तो थोड़ा सा ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, बाहर तो अंदर बचेगा कॉस थीटा, ये अंडर रूट में है। और अगर आपको थोड़ा सा भी एक फॉर्मूला था कॉस 2 थीटा का याद कराया था कुछ? अरे एक और था, और बताओ। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और बताओ। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तीन वेरिएंट बताए थे ना? तो तीन में से ये जो बोला था कॉस सबका बाप होता है ना? उसमें ये वाला याद कराया था कि कॉस आगे आएगा हमेशा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। याद आ रही ना थोड़ी थोड़ी बातें? अब इसमें बात ऐसी है बेटा कि जब यहाँ 2 थीटा है तब यहाँ पे कितना है? थीटा। अरे हाँ है ना? इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है प्रांजल? हाफ एंगल फॉर्मूला का मतलब है जब यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर कितना है? थीटा। जब यहाँ पर 2 थीटा है तब यहाँ पर कितना है? थीटा। और अगर ऐसा है, अगर मैं यहाँ पर इसलिए थीटा ले लूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? θ/2। शाबाश। ठीक है, इस -1 को इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर θ/2। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको यहाँ चिपका दिया मैंने, 1 प्लस कॉस थीटा को इंटू 2 कॉस स्क्वायर θ/2। तो अंडर रूट से बहुत कुछ चीज़ें बाहर आ गई और फॉर्मूला बन गया r बराबर 2a कॉस θ/2। बाकी सब भूल जाना, ये डब्बा याद रख लेना है। याद रख पाओगे डब्बा कि अगर a और b बराबर है तो रिजल्टेंट कितना होता है एडिशन का? 2a कॉस θ/2। अरे बोलो ना मुंह से, 2a कॉस θ/2। चित्र क्यों बना रहा है? ड्राइंग अच्छी क्या तेरी सक्षम? नहीं? अच्छा, तो इतना याद रखना है कि अगर a और b बराबर हैं तो रिजल्टेंट होता है 2a cos θ/2। अब इसमें ना अगर मैं तुमको एक केस बताऊं, गौर से देख। इफ a इज इक्वल टू b एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है? अगर थीटा 120 डिग्री है और a और b का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 2a cos 120/2 कितना होता है? cos 60। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 2a इंटू 1/2, तो रिजल्टेंट किसके बराबर आ गया? a के बराबर। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि रिजल्टेंट भी a के बराबर है। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, या एक फोर्स मान लो 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स भी कितना है? 10 न्यूटन। कितने एंगल पे लग रहा है? 120 डिग्री पे। तो उसका मैग्नीट्यूड भी रिजल्टेंट का कितना आएगा? 10 न्यूटन। मतलब ये कितनी सिंपल सी बात हो गई कि एक वेक्टर है a वेक्टर,
एक वेक्टर है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है कोई भी ए, इसका भी मैग्नीट्यूड ए। यहाँ पे इनका रिजल्टेंट होगा हाँ या ना, और रिजल्टेंट का भी वैल्यू कितना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा ए, कब, जब ए कितना हो 120 डिग्री। समझ गए बात को? रिजल्टेंट का मतलब आर, एडिशन का आंसर। ठीक है, छाप लेंगे। इसको +1 क्यों लिखा है, मतलब ऐसे ही समझ लो, इसी इसी के अंदर मैंने पढ़ा है, छाप लिया जाए। खट्टर साहब पेपर था आपका शायद, कब? केमिस्ट्री का, फिजिक्स का कैसा रहा? है? किसको, तुम्हारे स्कूल वाले कौन कौन से हैं? तुम तीनों? हाँ तो पेपर आने तो दो मेरे पास। है? भूल गई? हाँ तो ग्रुप पे डाल देना तो, या मुझे भेज देना। हेलो 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 हेलो।
शुरुआत करते हैं आगे। हाँ हाँ बेटा बना लो तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तुम बहुत गलत डायग्राम बनाई हो, 120 डिग्री थोड़ा सा इधर आएगा। कोई नहीं, नहीं वो 90 से कम है, एक्यूट एंगल है। मान लो चिड़िया जैसी राइटिंग लगो समझ में आता है, लेकिन फिगर गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया। अब मतलब तुमने ये देख लिया कि अगर, अब तुमने देख लिया कि अगर देखो एडिशन है, नहीं नहीं, उसे चलने दो, उसकी आवाज कम आ रही है। उसे पीछे, उसकी पीछे वाले की, पीछे वाले की, आगे वाले की। आगे वाले को तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है तुम लोगों को। तो अभी जो तुमने लास्ट क्लास में, मतलब ये जो लास्ट स्लाइड में देखा, हमने रिजल्टेंट देख लिया एडिशन का। इसके बाद तुम लोगों को जो दूसरी चीज देखनी चाहिए वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि, बस सुन लो, क्योंकि ये तुम्हें थ्योरी में तो कहीं पूछा नहीं जाना है, तो बस तुम्हारे लिए सुनना ही जरूरी है कि अगर एक पैरेललोग्राम, जानते हो आप लोग पैरेललोग्राम क्या होता है? जैसे ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, इसका नाम हो गया बी वेक्टर। ये दो वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। ओके, अब इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो एक तरीका तो अपने देख लिया, कौन सा लॉ देख लिया? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन तो देख ही रहे हैं हमने, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देख लिया। अब इसमें ऐसा है कि एक काम करो, इसका पैरेललोग्राम बनाओ। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए तुम जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ऊपर बना दोगे मैग्नीट्यूड की ए। सही बात है, एकदम आइडेंटिकल पैरेलल, और जितनी ये है उसके पैरेलल यहां बना दोगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बी। अब ये पैरेललोग्राम बन गया, ये एंगल थीटा है, तो बच्चे बोल देंगे देखो सर ये एंगल भी थीटा है। और फिर अगर इसके बाद, मैंने सिर्फ लाइन बनाई है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया कि पूरा वेक्टर शिफ्ट कर दिया, वेक्टर कॉपी नहीं किया है, मैंने सिर्फ लेंथ बनाई है। तो ए और बी के बीच का एंगल यहाँ पे भी अगर अपन निकालना चाहें तो इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा वो थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा है। अब मैं कोई डेरिवेशन करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपके काम का नहीं है। अब इसमें ऐसा है कि इसमें कितने डायगोनल होते हैं? दो। एक डायगोनल वो होगा जो इन दोनों वेक्टर के बीच में से जा रहा होगा, जो जिस पॉइंट से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, एक डायगोनल उसी से जा रहा होगा। तो जो ये वाला डायगोनल है जो यहां से ओरिजिनेट हो रहा है इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट से, वो एडिशन का रिजल्टेंट होता है। मस्त बात पता चल गई है तो, है ना, वो आर होता है, वो एडिशन का रिजल्टेंट होता है। इतना चमक गया। अब इसके बाद इसमें देखो एक और डायगोनल है, तुम्हें दूसरा डायगोनल दिखा गया? उस वाले डायगोनल को देखा जाए तो एक डायगोनल है जो ऐसा है, हाँ है ना, ये देता है सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट। क्या देता है? सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट। तो दो डायगोनल है पैरेललोग्राम के, तो सुन ले सक्षम, दो डायगोनल हैं, दो डायगोनल में से वो डायगोनल जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, कॉमन पॉइंट से, वो वाला डायगोनल देगा एडिशन का रिजल्टेंट, और जो दूसरा वाला डायगोनल है वो क्या देगा? सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट। ठीक है जी, ये छोटी सी बात थी। तो पैरेललोग्राम लॉ ये कह रहा है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के दो साइड जो एक कॉमन पॉइंट से अगर ओरिजिनेट होने वाले दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, तो जो एक डायगोनल होगा वो एडिशन का रिजल्टेंट देगा और दूसरा डायगोनल होगा वो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट। ठीक है जी, इस बात को मैं शब्दों में लिखा हूं या फिर सफिशिएंट है? शब्दों में लिखा दिया, कोई काम का थोड़ी, कहीं आना थोड़ी तुम्हारे पे, सफिशिएंट है ना, है ना। मैं लिख देता हूं, डायगोनल originating from इस पॉइंट का नाम ओ रख देते हैं, ओ
will represent resultant of addition. Resultant of addition, and other will represent resultant of subtraction. हाँ भैया, आज तो ये कलर तुम लोगों का फेवरेट है क्या, पिंक कलर? यार पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के बाद जो दूसरा लॉ तुमको पढ़ना चाहिए वो था पॉलीगन लॉ। देखो सिर्फ काम की चीजें ही पढ़ेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ने को तो इसमें बहुत कुछ होता है। लॉ ऑफ पॉलीगन ये कहता है, सुन लो, एक स्लाइड में लिख देंगे फिर छाप लेना। लॉ ऑफ पॉलीगन ये कहता है कि तुम्हारे पास आसपास ढेर सारे वेक्टर पड़े हुए हैं, ऐसे 4-5 वेक्टर तुमने बना दिए, दिख गए आड़े तिरछे वेक्टर। इनका नामकरण कर देता हूँ, इसका नाम रख देते हैं ए वेक्टर, इसका नाम रख देते हैं बी वेक्टर, इसका नाम रख देते हैं सी वेक्टर, और सबसे लास्ट में बनाया था इसका नाम रख देते हैं डी वेक्टर। ये आड़े तिरछे वेक्टर्स पड़े हुए हैं। अब हमें बताना है कि यार इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो इनका रिजल्टेंट अगर मैं तुमसे सीधा बोलूं, अगर वैल्यू दे रखी है तो सीधा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल सी बात यह है कि आप ना इन सबको उठाओ ऐसे गोद में, और गोद में उठा के ना सेटल करो। ए वेक्टर बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया, बी वेक्टर सी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया, सी वेक्टर डी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, डी वेक्टर। हो गए सारे। ये इस तरीके से मिलाए गए हैं कि एक की पूंछ दूसरे का सिर, देख गौर से, एक का हेड दूसरे का टेल, ऐसे ही तो है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो सारे के सारे सेम साइक्लिक ऑर्डर में हैं, देख, हाँ है ना। अब याद कर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, उसमें क्या था, दो जो वेक्टर थे वो सेम साइक्लिक ऑर्डर में थे, रिजल्टेंट अपोजिट साइक्लिक ऑर्डर में था। यहां पर दो की जगह n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, हाँ है ना। वो n नंबर ऑफ वेक्टर किस में है, सेम साइक्लिक ऑर्डर में। तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट होगा इन सब का पहले वाले की पूंछ, लास्ट वाले का सिर, बट अपोजिट साइक्लिक ऑर्डर में। मतलब है तो ट्रायंगल जैसा ही, लेकिन वहां पर ट्रायंगल कितने के लिए था, दो के लिए, और ये n नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए। बाकी कॉन्सेप्ट वही है कि सबको रीअरेंज करो कैसे, सेम साइक्लिक ऑर्डर में, पहले वाले की टेल, लास्ट वाले का हेड, इसको मिला के जो वेक्टर बनेगा वो एडिशन का रिजल्टेंट शो करेगा। चमक गई बात? इस बात को मैं शब्दों में लिखा दूंगा, ठीक है, छाप लेंगे। हाँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जैसा ही है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सिर्फ दो वेक्टर के लिए था, ये दो से ज्यादा के लिए है, ठीक है। अभी तक तुमने जितनी बातें पढ़ी सिर्फ दो के लिए तो पढ़ी है, पहली बार तो दो से ज्यादा की बात करी है मैंने। If n vectors are arranged in same cyclic order, if n vectors are arranged in same cyclic order, then their resultant will be represented by a vector, then their resultant will be represented by a vector which is starting from which is starting from which is starting from tail of first vector and
terminating at and terminating at head of last vector. समझ गए बात को? इसमें एक बात बताओ, अगर क्लोज्ड पॉलीगन बन गया तब क्या होगा? ये क्लोज्ड पॉलीगन थोड़ी है। अगर क्लोज्ड होता तो फिर आर नहीं होता ना। अगर क्लोज्ड पॉलीगन बन गया तो क्या होगा? ना 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 ना, अरे भोले बच्चे समझ। मैं ये कह रहा हूं कि मान ले ऐसा हो जाए, एक वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, पैरेललोग्राम नहीं, कुछ भी बन जाए, ले रे यार, 1 2 3 4 5 6, ले ऐसा बन गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि आर वेक्टर की जो लेंथ थी वही तो डिसाइड कर रही थी कि रिजल्टेंट क्या है। अब पहले वाले की टेल और लास्ट वाले के हेड के बीच की कोई डिस्टेंस ही नहीं है, हाँ या ना? अब पहले वाले का जो जो लास्ट पहले वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड तो दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, तो आर वेक्टर ड्रॉ कैसे करोगे? आर वेक्टर ड्रॉ हो सकता है क्या? नहीं। अगर ड्रॉ नहीं होगा तो रिजल्टेंट कितना होगा? 0। लिखो, इफ formed polygon is closed, if formed polygon is closed, then their resultant will be null vector, then their resultant will be null vector. null vector समझते हो? null मतलब इसी का दूसरा नाम है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ना एक बड़ी प्यारी सी चीज है। ये पता है क्या है? जैसे मान लो वेक्टर में से वेक्टर घटाओगे तो आंसर वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर में वेक्टर ऐड करो तो आंसर वेक्टर आना चाहिए। तो जैसे अगर मान ले मैंने ए वेक्टर में से ए वेक्टर घटा दिया तो मैं इसको क्या बोलूँ? जीरो तो बोल नहीं सकता, तो मुझे जीरो वेक्टर बोलना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम है नल वेक्टर। तो वेक्टर में बोलने के लिए हम उसे क्या बोल देते हैं? जीरो नहीं बोलते, क्या बोल देते हैं? जीरो वेक्टर। ठीक है ना? तो ये एक एक्स्ट्रा चीज तुम्हें पता चल गई। सब जगह, अगर ट्रायंगल भी तो एक पॉलीगन है। ट्रायंगल में तुम सोच के तो देखो बेटा, क्लोज्ड कहाँ था? क्या वो क्लोज था सेम साइक्लिक ऑर्डर में थे क्या सारे? कंडीशन तो ये ना सेम साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। क्या इसमें ऐसा लिखा है अपन ने सेम साइक्लिक ऑर्डर लास्ट पॉइंट में? तो ब्रैकेट में लिख दो सेम साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर सेम होना तो जरूरी है। जैसे मान लो ये 3 वेक्टर हैं, एक चित्र भी बना लो प्यारा सा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसका कोई रिजल्टेंट पूछे तो इसका रिजल्टेंट सीधा जीरो वेक्टर है, कुछ नहीं करना मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ए यहाँ पे आके इनकी मुंडी सेम हो गई। अब अगर मैं कोई ऐसा बोले, इसका मतलब ये है बेटा, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। एग्जाम्पल हो गया। जैसे दूसरी बात मैं अगर आपसे बोलना चाहूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ, देखना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, क्या इसमें आंसर जीरो है? सेकंड वाले में तन्मय, क्यों? क्या सेम साइक्लिक ऑर्डर में? क्या ये सारे के सारे एकदम सेम चक्की की तरह घूम रहे हैं जैसा ऐसा नीचे हो रहा है क्या? नहीं, इसमें तो इसका जो मुंह है वो इस साइड है ना, तो सेम साइक्लिक ऑर्डर में तो नहीं है, तो इसका मतलब जीरो तो नहीं हो सकता। जीरो कब होता? जब इसका मुंह इस साइड होता, जब ये ऐसा होता। ऐसा तो है नहीं, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे इतना तो सोचना पड़ेगा कि ए और बी तो सेम साइक्लिक ऑर्डर में है ना, हाँ है ना? तो मैं ये तो बोल ही सकता हूं ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये अपोजिट वेक्टर में है, तो लेकिन आर वेक्टर की वैल्यू इस बार किसके बराबर है? तो बस खत्म। जरूरी थोड़ी हर बार नाम आ रही हो, नाम तो कुछ भी हो सकता है।
अंतर्ज्योत का दिमाग खुला, ये क्या हो गया? नहीं खुला? अच्छा अच्छा, घर पे जाके जो रह गया है ना बेटा, वो कर लेना, ठीक है? भेज दिया था? तुमने मांगा था? जो चाहिए उसके लिए मैसेज करो, सब मिलेगा रे बाबा। समझा? नशे वशे तो नहीं करते? अच्छा चलो, एडिशन में तुमने बहुत कुछ देख लिया, ठीक है? अब एडिशन से कुछ रिलेटेड बातें कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। हमसे पूछा है फाइंड आर वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए मुझे, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन चाहिए। बताओ, मैग्नीट्यूड चाहिए। अरे ऐसे आलसियों की तरह क्यों, जल्दी कर, हाथ जल्दी चला। ऐसे ऐसा हाथ उठा रहा है, कुछ तो होगा, ऐसा नहीं करना। हम्म, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। क्या लग रहा है, देखें तुम लोगों का पहला इंट्यूशन क्या है इस क्वेश्चन को करने के लिए, कैसे करोगे? श्रीति, अरे सिंपल है, दोनों को ऐड ही तो करना है। तो आई आई से ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, जे जे से ऐड हो जाएगा तो -3 + 2 कितना हो गया, और -1 और -3 कितना हो गया, -2k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3² प्लस 1² प्लस 2², क्योंकि माइनस का तो कोई रोल ही नहीं है, स्क्वायर करने से माइनस तोड़ ही जाएगा हर बार, है कि नहीं? तो कितना हो गया ये, 9 + 1 + 4, तो √14 आंसर हो गया। ठीक है ना? कितने लोगों का सही है? वेरी गुड। आसान है। अगला क्वेश्चन। स्पीड तेज रखनी पड़ेगी अपने को, हाथों की। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि, क्या है अगला क्वेश्चन यार, आंख में क्या हो गया? अगला क्वेश्चन ये है कि हाँ, टू फोर्सेस 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, two forces 6 Newton and 8 Newton are acting at a body, at a body in perpendicular direction, in perpendicular direction। perpendicular से पहले लिख लो mutually, in mutually perpendicular direction, then find net force on the body, then find net force on the body। अजी, नेट फोर्स, ये किसने बताया था? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। अपने मन से नए कॉन्सेप्ट थोड़ी बताने हैं, मन को कंट्रोल करो। किसने बोला? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ पढ़ा तुमने? हाँ बिल्कुल सही है।
ना मैंने कभी पढ़ा ना मैंने कभी पढ़ाया, पता नहीं आप क्या बातें कर रही हैं। दो फोर्सेस थे और दोनों का मैग्नीट्यूड, एक का 6 न्यूटन दे रखा है और एक का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 8 न्यूटन, यही तो है ना क्वेश्चन। और इनके बीच का एंगल कितना है, तो मैंने मान लिया एक का मैग्नीट्यूड 6 है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 8 है, यही तो क्वेश्चन है। इसका रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट तो हमेशा बीच में ही होगा, तो जो नेट होगा, नेट फोर्स, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट हमने पढ़ रखा है, जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि cos 90 कितना हो जाए 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो आंसर कितना हो गया अंडर रूट 100, मतलब आंसर हो गया 10 न्यूटन। कितने लोगों का सही है, वेरी गुड। बस एक का, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, वापस उठाओ, कितने लोगों का सही है, ठीक, 2 लोगों का सही है। ये तो आसान क्वेश्चन था। इस बात को समझना था कि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर है तो रिजल्टेंट भी वैसे ही आएगा। जब भी आपसे रिजल्टेंट बोला जाए, आप मान लीजिएगा कि आपसे एडिशन ही पूछा गया है। रिजल्टेंट मतलब एडिशन होता है बाय डिफॉल्ट। चलो, दो बात हो गई। यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 होता है ना यूनिट वेक्टर। आगे चले, इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर then find value of alpha. If a vector is unit vector, then find value of alpha. Unit vector, then find value of alpha. हाँ दिया हुआ है बेटा, दिया है भाई। सक्षम, तुम्हारा आंसर आया, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, ऐसे ध्यान रखना है। तुमने क्या पाप कर दिया, वेक्टर के नीचे 1 लिख दिया, मैग्नीट्यूड, एक तरफ स्केलर एक तरफ वेक्टर, नीचे सबसे लास्ट लाइन, एक तरफ स्केलर लिख दिया तुमने, एक तरफ वेक्टर लिख दिया। स्केलर वेक्टर कभी बराबर हो नहीं सकते, 1 के ऊपर वेक्टर लगाने का कोई सेंस नहीं है, गलत है। नहीं 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 नहीं, सुनो, ये कह रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड 1 है, ए वेक्टर 1 थोड़ी है, ए वेक्टर का क्या 1 है, मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर 1 नहीं है। दिमाग में सेट हो गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था, हमें पता है यूनिट वेक्टर है तो ए का वैल्यू 1 है, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, दिस शुड बी 1, तो ये हो जाएगा 1/4, या इसको 0.25 ले लो, ज्यादा समस्या हो रही है तो, प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 0.75 हुई कि नहीं हुई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 0.75। क्या सही लिखा है, हमेशा मैग्नीट्यूड कैसा होता है प्लस, लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं अल्फा की, तो अल्फा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, अल्फा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, चाहो तो अल्फा लिख सकते हो, अल्फा मैग्नीट्यूड थोड़ी है, अल्फा तो इस जे कैप का कॉफिशिएंट है, जो कि कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड थोड़ी है अल्फा, मैग्नीट्यूड तो क्या था, ए का मैग्नीट्यूड 1 था। तेरा ध्यान क्या है, हाँ है, क्या कर रही है तू, कोई समस्या छुटकू, वो दिमाग में कुछ और सोच रही है क्या बेटे, बाद में कहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो अंडर रूट टूट गया। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कि किसी को, पीछे मोहल्ले में, पीछे वाले मोहल्ले में कोई समस्या, क्या बेटा, देख यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर ए यूनिट वेक्टर है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैंने वही लिखा है,
उसके नीचे मैंने ए का मैग्नीट्यूड निकाला है, ए वेक्टर अगर ये है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना मैं सिखा चुका हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर। मतलब पापी वाली हरकतें मत करो। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, याद आया कि नहीं आया? है ना? क्या हो गया तुझे, क्यों दुखी बैठी है भाई? नींद आ रही है कि रोना आ रहा है? याद आ रही है। फोन में अंदर रख दो यार खुराना साहब। हाँ, टाइम ऐसा क्या, सामने घड़ी लगी है यार, तुम टाइम की बातें कर रहे हो। अच्छा, देखना पड़ता है, बिना देखे कैसे पता चलेगा टाइम? इतना लेम एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो? आंसर चाहिए भाई मुझे, है ना? क्या दो वेक्टर का रिजल्टेंट कभी भी उनके बीच में से बाहर जा सकता है? नहीं। तुम समझे मैं क्या बोला? जैसे दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट कभी ऐसा हो सकता है कि इधर आ जाए? क्योंकि पैरेललोग्राम के हिसाब से इनका जो डायगोनल बनेगा वो हमेशा किधर बनेगा? बीच में। अगर ये एंगल थीटा है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर मैग्नीट्यूड में है, तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे होगा कि नहीं होगा? ये सब बातें कॉमन है, समझ में? ठीक है। हमेशा बाइसेक्टर थोड़ी होता है, जब ए और बी बराबर होते हैं तब होता है। तो ये तुमने जो थोड़ी थोड़ी बातें थी ये देख ली, किसके लिए? एडिशन के लिए। तो एडिशन का हमें एक तो फॉर्मूला याद हो गया, और दूसरा एडिशन में हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो सब्ट्रैक्शन। देखो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, एक लाइन में खत्म। वेक्टर एडिशन ही होता है। जैसे कि, गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इस बार मुझे वेक्टर सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो इसका मतलब आर की वैल्यू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रही होगी कि नहीं हो रही होगी? अब इसको करना कैसे है, मैं इसको ऐसे सोचता हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर तो ऐसे ही रहा, बी वेक्टर को तो उल्टा कर दिया, और उल्टा करके किस में जोड़ दिया? ए में। यही तो चाहिए ना ऐसे। मतलब अब तुम्हें रिजल्टेंट चाहिए, वो किसका चाहिए? ए और माइनस बी का। जब ए और माइनस बी का रिजल्टेंट चाहिए, तो इसके लिए ये ए और बी के बीच का जो एंगल था वो कितना था? थीटा। या इसको थोड़ा व्हाइट कलर से ही बनाते हैं, थीटा। इससे आगे अपने को शुरुआत करनी थी। तो क्या तुम्हें ए और बी का रिजल्टेंट चाहिए? हूं मत करो। तुमको ए और बी के बीच का रिजल्टेंट चाहिए ही नहीं, तुम्हें किसके बीच का चाहिए? ए और माइनस बी। तो पहले माइनस बी बनाना तो पड़ेगा। तो बनाने के लिए बी को आगे अगर माइनस लगाना है, तो अपोजिट वेक्टर के लिए क्या करते थे अपन? इसको उल्टा कर देते थे। याद आया? अपोजिट वेक्टर में क्या पढ़ा था? ये तो पढ़ा था, ए वेक्टर और उसके सामने माइनस लगा देंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस डायरेक्शन 180 डिग्री अपोजिट हो जाएगी। देखा था पिछला लेक्चर? तो फिर कैसे याद है? ना ना, मैंने यहाँ पे ऐसे बताया था, ये ए वेक्टर है और इधर माइनस ए वेक्टर, ये बताया था। तो ये अपोजिट थे। चलो, तो अब तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है, एक तो इसका और दूसरा इसका। चमक गई बात? क्या इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा, या मैं इसको पाई माइनस थीटा बोल सकता हूँ। ठीक। अब तुम्हारे पास जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला को वापस से तोड़ा ताड़ी करते हैं। अरे दोस्त, क्या हुआ? जो फॉर्मूला था आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, वो था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये था कि नहीं था? लेकिन क्या अब ए और माइनस बी के बीच का एंगल थीटा है? नहीं। अब क्या है? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकेंड। क्योंकि 180 में से कुछ कम हुआ है। 180 में से अगर कुछ कम हुआ है, तो ये 180 था, तो यहां पर कहीं होगा सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस। और फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है। तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बस कहानी खत्म। तुमने वहां पर एडिशन में क्या पढ़ा था, यहाँ पर क्या था? प्लस 2ab कॉस थीटा। और सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? खत्म। तो बस फॉर्मूला ही काम की चीज है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में चाहो तो पूरा लिख लो, कोई समस्या नहीं है।
अच्छा, जैसे वहां पर तुमने पढ़ा था, इधर देखो रे कछुओ, प्यारे प्यारे कछुओ, इधर देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, तो वहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना था, उसका अंडर रूट हो गया था, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए माइनस बी। मैं मैग्नीट्यूड लगा दे रहा हूँ क्योंकि आंसर हमेशा कैसा चाहिए मुझे, प्लस में। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, एक वेक्टर ए इधर है, दूसरा वेक्टर बी इधर है, ए और बी दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब मुझे ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी, हाँ या ना, माइनस बी मतलब उल्टा हो गया ना। अब उल्टा हो गया तो उल्टे में तो अल्टीमेटली क्या होगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा, तो इसकी वजह से ए माइनस बी। दूसरी बात, इफ थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कर दूं, कितनी कर दूं, 180, अपोजिट कर दूं, तो अपोजिट करने से देखना ये ऐड हो जाएगा। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं, मैं क्यों लिख रहा हूं अभी समझाता हूं। ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब उसने क्या बोला कि ए माइनस बी करो, तो माइनस बी के लिए इस बी वेक्टर को मुझे अपोजिट करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली तो एडिशन हुआ ना, तो इसीलिए एडिशन आ रहा है। ये पहले से 180 था। इतने माथे पे इतनी सलवटें क्यों डाली जा रही हैं, क्या नहीं समझ आया है जी? आ गया, ठीक है। तो तीसरी चीज देखो, समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। इफ थीटा इज इक्वल टू, मैं 90 डिग्री कर दूं, तो ये देखो कॉस 90 तो वहां पे भी जीरो था, कॉस 90 यहाँ पे भी जीरो है, इसका मतलब ये तो क्या अभी भी क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए बात को? चमका। और तुमने वहां पर एक चीज और देखी थी, वो ये वाली थी कि अगर ए और बी एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो वहां पर क्या था, 2a cos थीटा बाई 2 था। मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहां पर हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। वहां पे कॉस था, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन। इतनी बात चमक गई। अब इस फोर्थ का एक पार्ट और देख के फिर इसको अपन खत्म करेंगे, उसके बाद आप इसको लिख लेना। ये फोर्थ का अंदर में ही पढ़ रहे हैं, तो इसके फोर्थ के अंदर ही मैं स्टार लगा दे रहा हूं। अगर ए और बी एक दूसरे के बराबर हो और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, तो जो सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 2a साइन 60/2, मतलब कितना हो गया, साइन 30। साइन 30 कितना होता है बेटा, 1.2, 1/2, तो ये 1/2, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, ए। तो वो चीज एडिशन में कितने एंगल पर आई थी, 120 पे, और सब्ट्रैक्शन पे कितने पे आएगी, 60 पे, है ना। इसको ना मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूँ, देखो देखना जरा बोर्ड पे, ये ए वेक्टर था, ठीक है, ये बी वेक्टर था, इनके बीच का एंगल था 60, ठीक। इनका एडिशन का रिजल्टेंट, सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालना है, तो बी को अपोजिट करोगे कि नहीं करोगे, तो बी हो गया माइनस बी। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, और मैग्नीट्यूड तो अभी भी ए और बी ही है, एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, सेम ही आएगा, हाँ या ना। इसका मैग्नीट्यूड अगर ए और इसका भी मैग्नीट्यूड अगर ए है, तो यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट होगा सब्ट्रैक्शन का, उसका भी मैग्नीट्यूड ए ही आएगा। क्योंकि जैसे ही आप इनके बीच का एंगल 60 ले रहे हो, ए और बी के बीच का, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जा रहा है, 120 डिग्री। और 120 डिग्री के लिए रिजल्टेंट की वैल्यू ए थी एडिशन में। तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो चीज अपने को वहां 120 डिग्री पे मिल रही थी, वो चीज यहां पर कितने पे मिलेगी, 60 पे। फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, बाकी सब कचरा पट्टी है, बाकी सब कोई मतलब की बात नहीं है। छाप लेंगे, छापना शुरू करें। देखो इस चीज को ना वापस से समझ लो, जैसे कि इफ थीटा 0 डिग्री था, तो जैसे ये एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे, बी को अपोजिट किया और ए में ऐड कर दिया, यही तो है। तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी।
ठीक है। दूसरा, अगर थीटा मान ले 180 डिग्री है तो उस केस में ये ए इधर है, बी इधर है। अब बी को घटाना है तो क्या करोगे, बी को अपोजिट कर दोगे तो माइनस बी इधर आ गया। तो अल्टीमेटली ये दोनों तो डायरेक्शन सेम हो गई ना। अगर डायरेक्शन सेम हो गई तो क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली एडिशन। इतना समझ में आ गया। इसको कोई मैथ से भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मैथ से नहीं कर सकते। जैसे यही तो था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, 1 0। कौन नालायक बोला था ये। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ या ना। इसका अंडर रूट, तो होल स्क्वायर का अंडर रूट मतलब अंडर रूट उड़ जाएगा। तो क्या बचा, अल्टीमेटली ए माइनस बी ही तो बचा। यही तो मैं तुम्हें डायरेक्टली समझा दिया, हाँ या ना। सिमिलरली जैसे मैं यहाँ पर a प्लस बी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है अल्लाह, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 माइनस 1। यार याद कर रहे थे क्या बेटा। तुम थोड़ा सा घोचू वाली हरकतें मत करो। पाई रेडियन की वैल्यू अपन ने निकालना सिखाई थी तुमको, पाई इंटू 180 बाई पाई। तो मैं डायरेक्टली 180 डिग्री बोल रहा हूं ना, मैं कुछ भी बोलूं एक ही तो बात है। तो यहां पे जाके कितना हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। इसका अंडर रूट कर लिया तो क्या आ गया अल्टीमेटली। तो वही तो मैं डायरेक्टली बोल दिया था तुमको। अब सब तरीके से समझा दिया है, अब सब तरीके से समझ में आ गया, बोलो हाँ। ठीक, चलो। तो इस प्रकार ये छोटी छोटी बातें समाप्त होती हैं। अब ना थोड़ी सी और बातें बताता हूँ। जैसे कि एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। हालांकि काम में कभी नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम सुन लो। कॉस को फुल फॉर्म कोसाइन होती है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन का अर्थ ऐसा है कि जब आपने, याद करो, कॉस अल्फा निकाला था तो वो ए एक्स अपॉन ए था, या कॉस थीटा। याद करो लास्ट क्लास, तुम्हें तो याद ही नहीं है। अब देखो, अब याद आएगी। ये ए था, ये वाली लेंथ ए एक्स थी कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट ए वाई था, ये एंगल थीटा था। तो एक कॉस थीटा की वैल्यू ए एक्स अपॉन ए थी कि नहीं थी। अब याद आ गया महेगा। ठीक। तो यहां पर अगर मैं, ये तो मैंने 2D में बताया, अब हम 3D के लिए बात कर रहे हैं। 3D में क्या है कि चित्र ना 3D में ही बनेगा। रंग बदल लिया जाए। ये ए वेक्टर, अरे ये ए वेक्टर है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है कि जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस से इसका एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस से इसका एंगल है बीटा, और जेड एक्सिस से इसका एंगल है गामा। क्या सारे एंगल तुम्हें समझ में आ गए। मतलब ऐसा समझो कि वो कोना है, उस कोने में ये एक्स एक्सिस है, नहीं इधर मजा नहीं आएगा। ये कोना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाली जेड एक्सिस है। तीनों समझ में आ गई। एक तीर ऐसे जा रहा है, दिख गया तीर। इस तीर का ये एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल अल्फा है, ये एंगल दिख गया। इस वाले तीर का ये वाई एक्सिस से एंगल बीटा है, ये बीटा दिख गया। और इसका इससे जो एंगल है वो गामा है, जेड एक्सिस से। क्या तीनों एंगल समझ में आ गए। तो हर एक एक्सिस से एंगल अल्फा बीटा और गामा। तो जैसे यहां पर हम बोल रहे थे कॉस थीटा ए एक्स अपॉन ए है। ए एक्स क्या था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस था। तो ऐसे ही मैं यहां पर कुछ नामकरण कर रहा हूं। ए एक्स है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, ए वाई एंड ए जेड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई प्रॉब्लम। जैसे कॉस अल्फा ए एक्स अपॉन ए है, ऐसी कॉस बीटा निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, और अगर कॉस गामा निकालूंगा तो कितना हो जाएगा। ये देखा, इंटेलिजेंट बच्चे। इन्हीं को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं।
ठीक है, नाम है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, इनका एक रिजल्ट और प्यारा सा होता है, वो रिजल्ट ये है कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 होती है, जिसको प्रूफ करना बहुत आसान है। प्रूफ करना है क्या? जैसे कॉस अल्फा की वैल्यू है तो इसको क्या लिखोगे, ए एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, ए वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, ए जेड अपॉन ए का होल स्क्वायर, हाँ है ना। इसको ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये बना कि नहीं बना? ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर ही तो लिखा है, क्योंकि ए क्या होता है, ए रिजल्टेंट होगा ना। ये जो लिखा हुआ है, ये तुमने डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला है, ये लिखा हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक्स एक्सिस पे ए एक्स, वाई जेड एक्सिस पे जे एक्सिस पे ए वाई एंड जेड एक्सिस पे ए जेड। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस, तो वही तो लिखा है। डायग्राम पे क्या समझना चाहते हो? यहां पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, देखना अब तूने चीज पूछी है ना, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना। जैसे यहाँ पर मैंने एक्स कंपोनेंट पे, एक्स एक्सिस पे मैंने एक कंपोनेंट इसका ड्रॉ करना है, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये लेंथ हो गई ए एक्स। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये वाली लेंथ हो गई मेरे पास ए वाई। और सिमिलरली यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये वाली कितनी हो गई, ए जेड। ठीक है, मतलब ये कह रहा हूं कि ये जो तीर का निशान था, मान ले इसकी टिप यहाँ पे आई, इस टिप से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वहां पे, तो ये हो गया ए एक्स। वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एकदम यहाँ पे, तो ये वाला हो गया ए वाई। और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे, तो ये हो गया ए जेड। समझ गए सारी बात? छापो। कहाँ पे? एनसीईआरटी में देखा कुछ वेक्टर नाम की कोई चीज है? बात खत्म। ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान है, जो तो तुमने पूछा इसकी वजह से मैंने बताया, वरना मैं थोड़ी बताता। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन दो चीज पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा पढ़ेंगे अपन वेक्टर प्रोडक्ट। अगली क्लास में वेक्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।